चलिए हम लोग सिंपल सिचुएशन देखते हैं क्या है। ठीक, ये मेरी पुली है, ठीक है, इस पे से स्ट्रिंग जा रही है ऐसे, इस पे कोई एक मास लटका हुआ है, इसको मैं M1 लेता हूँ और एक दूसरा मास लटका हुआ है, चलो थोड़ा नीचे बना लो, ये M2 है। ठीक है, अब ये मेरा सिचुएशन है, इसको मैं केस 1 लेता हूं। क्या है, पुली मेरी फिक्स्ड है, एक किसी सीलिंग से अटैच्ड है एक स्ट्रिंग के द्वारा। दूसरा ब्लॉक M1 है, ब्लॉक M2 है, ब्लॉक A भी लिख सकते हैं, जो एक स्ट्रिंग के माध्यम से जुड़ी हुई है और एक पुली के ऊपर से वो स्ट्रिंग पास हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अजम्पशंस होते हैं कुछ, जो अजम्पशंस को आपको हमेशा याद रखना है। अजम्पशन नंबर 1 क्या है, स्ट्रिंग जो है इज massless and inextensible। ठीक है, दूसरा पुली is also massless and frictionless। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जो स्ट्रिंग है वो, ये जो स्ट्रिंग है जिससे ये दोनों ब्लॉक्स जुड़े हुए हैं, ये स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। ठीक है, दूसरा इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब इसको हम लोग खींचेंगे तो ये इसकी लेंथ बढ़ेगी या कम नहीं होगी, जो है वही रहेगी, इसको एक्सटेंड हम लोग नहीं कर सकते हैं खींच के। दूसरा, पुली भी हमारी मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, मतलब जो स्ट्रिंग पुली के ऊपर से जा रही है उसको वो कोई फ्रिक्शन ऑफर नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्मूथली वो उसके ऊपर स्लाइड या ग्लाइड हो रहा है। ठीक, अच्छा, ये अजम्पशंस हमारे क्लियर हो गए। अच्छा, अब इस पे हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं फोर्सेस कौन कौन सी काम कर रही हैं। ठीक है, फोर्सेस हमको देखना जरूरी है। पहला, इस पे हमारा ग्रेविटी के कारण वेट काम कर रहा है। ठीक, मान लीजिए कि दोनों मास M1 इज इक्वल टू M2 है। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का मास सेम है, इस पे ग्रेविटी काम कर रही है, इस पे ग्रेविटी काम कर रही है। स्ट्रिंग, अब आप ये सोचिए कि जो स्ट्रिंग है इस कंडीशन में वो खिंचाव में रहेगा कि लूज रहेगा। खिंचाव में रहेगा, मतलब स्ट्रिंग में एक तनाव रहेगा, उस तनाव को, उस खिंचाव को हम लोग कहते हैं टेंशन, जिसको हम लोग T से डिनोट करते हैं। इस ब्लॉक के संदर्भ में देखा जाए, अगर इस ब्लॉक को मैं सिस्टम मानूं तो इस ब्लॉक को ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा और इस ब्लॉक को भी ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा, जिसको हम लोग टेंशन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस पुली के इस रिस्पेक्ट में देखें तो ये पुली को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा, इस पुली को भी नीचे की तरफ। क्यों, इन दोनों का भार है तो ये दोनों भी तो खींच रहे होंगे इसको, तो यहाँ पे ये पुली जो है एक्सपीरियंस करेगी कि ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, वो भी टेंशन है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक काम करता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ और आपको उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, M1 है, M1 के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक तो इसका वेट है, दूसरा टेंशन है जिसको हमने यहाँ T से डिनोट किया। ठीक, M2 है, उसके ऊपर भी एक वेट है, एक इसका टेंशन है ऊपर की तरफ, जो इसका खिंचाव है। ठीक, देखिए, जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो जिस चीज को रखते हैं उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं उसको स्टडी करते हैं। तो फोर्सेस
आइडेंटिफाई करते वक्त बहुत ध्यान से करना है कि कौन सी फोर्स किस पे लग रही है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं अगर स्ट्रिंग पे लेता हूं, स्ट्रिंग का ये पोर्शन लेता हूं मान लो, तो इस पोर्शन को एलोंगेट करके दिखाता हूं, तो क्या हो रहा है, स्ट्रिंग के ऊपर इससे यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस कांटेक्ट पे मास लटका हुआ है, तो ये इधर से कुछ फोर्स से खींच रहा है, जिसको मैं टी लिख रहा हूं। टेंशन ही है, क्योंकि जिससे ये इसको खींच रहा है उससे ही यही इसको खींचेगा। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, वही एक्शन रिएक्शन, न्यूटन के थर्ड लॉ से। जब ब्लॉक को ये स्ट्रिंग टी फोर्स से खींच रही है, तो ब्लॉक भी इसको टी फोर्स से नीचे खींचेगा। दूसरा, ये पुली कुछ खींच रही है इसको, पुली को ये नीचे की तरफ खींच रही है, तो पुली भी इसको अपनी ओर ऊपर की तरफ खींचेगा, तभी ये स्थिर अवस्था में रहेगा ना, कहीं कुछ मोशन नहीं है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों जीरो? दोनों मास सेम है, तो ये जाएगा कहाँ, फोर्स डिसबैलेंस है ही नहीं। तो क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, बट उतने ही फोर्स से पुली भी इसको ऊपर खींच रहा है। मतलब ये क्या होगा, अब देखिए, यहां मैं कह सकता हूं कि ये फोर्स, इसको ही टी क्यों लिखे, यहाँ पे पुली, ये दोनों का वेट तो अलग अलग है, ये दोनों का मिला के लिखना चाहिए या फिर कुछ अलग होना चाहिए, क्यों नहीं किए? रीजन है हमारा ये इनएक्सटेंसिबल है स्ट्रिंग। ठीक है, दूसरा हमारा जो टेंशन फोर्स है, एक और मैं लिखता हूं, एजम्पशन नहीं है, ये फैक्ट है कि टेंशन जो है ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये याद आ गया, मैंने इसीलिए लिख दिया। यहां पे अब आ जाते हैं, यहां पे क्या है, टी फोर्स से ये ब्लॉक इस कांटेक्ट पे टी फोर्स से ये ब्लॉक इसको खींच रहा है, तो इनएक्सटेंसिबल है, वही फोर्स यहां तक ट्रांसमिट हो रहा है। अब उस फोर्स को, खिंचाव को रोकने के लिए पुली इस पे इक्वल फोर्स लगा रही है टी। ठीक है, तो स्ट्रिंग पे हमारा ये टेंशन थ्रू आउट सेम ही रहता है। टेंशन मैंने क्या कहा, अलोंग द स्ट्रिंग होता है, और वो सेम होता है। कैसे, वो मैं दिखा रहा हूं। जो छोटा, यहाँ पे हम छोटा पोर्शन लेते हैं स्ट्रिंग का, ये छोटा पोर्शन को मैं दिखाता हूं। यहाँ पे इस पे मान लीजिए, यहाँ पे T1 पड़ रहा है, यहाँ पे T2 पड़ रहा है, तो नेट फोर्स जो इस पे कुछ आएगा, जिसको मैं T2 माइनस T1 लिखता हूं, इज इक्वल टू क्या होगा, ma। अब इसका तो मास हमने बोला है मासलेस है, तो ये जीरो है, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब T2 इज इक्वल टू T1 हो जाएगा, मतलब टेंशन दोनों तरफ बराबर ही होगा। यहां से भी आप लोग समझ सकते हैं। तो स्ट्रिंग पे अलोंग द स्ट्रिंग होता है और सेम होता है, टेंशन इज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग एंड इज सेम। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पुल्ली पे कौन कौन सा फोर्स पड़ रहा है भाई। तो पुल्ली पे देखिए, पुल्ली को ये टेंशन नीचे की तरफ खींच रहा है, इधर से टी, इधर से टी, तो 2T। ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में यहां से एक इसको, ये स्ट्रिंग से एक फोर्स मिल रहा है, नॉर्मल फोर्स कह लीजिए या रिएक्शन फोर्स कह लीजिए, M। ठीक है, और कोई फोर्सेस हैं 2T, इसी को मैं ऐसे अलग से दिखा सकता था, इधर से T, इधर से T, 2T, यही नॉर्मल फोर्स है, ये पुल्ली पे हो गया। ठीक है, ये फोर्सेस का एनालिसिस है कि इस पे ये फोर्सेस काम कर रही हैं स्टैग्नेंट कंडीशन में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस मासेस को चेंज करते हैं।
इनइक्वल करते हैं। अभी तो मासेस इक्वल थी, अब हम इनइक्वल कंडीशन में देखते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, अब सेम कंडीशन में हमने क्या किया, m2 को ग्रेटर देन m1 कर दिया। यहाँ पे m2 बढ़ गया, m1 कम हो गया, तो क्या होगा, तो हमारा एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा एक्सेलरेशन भाई, m2 भारी है, ये थोड़ा हल्का है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। ये नीचे की तरफ आएगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, अब कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, आपको पहले भी बताया हुआ है। इसका डायग्राम फ्री बॉडी लेंगे, इसका अलग ले लेंगे। ये एक्सेलरेशन दोनों मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। यहाँ पे ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ m1 एक्सेलरेट होगा। हम क्या करते हैं, इसी एक को मान लेते हैं, मान लीजिए m1 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, FBD ऑफ m1 मास 1। ठीक है, तो m1 पे एक फोर्स लग रहा है m1g, ग्रेविटी के कारण एक टेंशन लग रहा है। इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स कुछ है, वो नेट फोर्स क्या है, t माइनस m1g है, दैट इज इक्वल टू क्या, m1 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, ये आ गया। अब उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, FBD बनाते हैं ऑफ m2। ठीक, m2 का क्या है, देखिए m2 का FBD में है, नीचे की तरफ मास है जिसके कारण वेट पड़ रहा है, ग्रेविटी कारण टेंशन है, लेकिन इस पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। ठीक है, हमने मोशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। यहाँ पे हमारा अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव था, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव था। मैं चाहूं तो अपवर्ड डायरेक्शन को यहाँ भी पॉजिटिव ले सकता हूँ। फिर क्या होगा, जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक तरफ पॉजिटिव आएगा, एक तरफ नेगेटिव आएगा, तो बार बार मुझे वो कंफ्यूज करता रहेगा। इसलिए मैंने क्या किया, जो मोशन की डायरेक्शन है उसी को मैं उस जगह पे पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो क्या है, मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, डायरेक्शन मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं इसमें, अभी हम लोग देखिए क्या करेंगे, हमको t पता नहीं है, a पता नहीं है, बाकी तो सब पता है। तो इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब t की वैल्यू कहीं से कहीं रख दीजिए। ठीक, अब मान लीजिए यहीं से हम t निकालें तो t क्या हो जाएगा, m2 माइनस m2g माइनस m2a। ठीक, यहाँ पे रख दीजिए t की वैल्यू इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, इससे इसमें रख दीजिए t की वैल्यू। तो क्या आएगा, t की जगह पे ये रखना है m2g माइनस m2a, यही है, माइनस ये t की जगह पे है, माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है, m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक, अब टेंशन निकालना है तो t की वैल्यू किसी में भी पुट कर देंगे, इसी में t पता है, a की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, टेंशन निकल जाएगा। निकालते हैं भाई, m2g माइनस m2, a की जगह क्या लिख देंगे, m2 माइनस m1 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, m2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, चलिए m2 को कॉमन ले लेते हैं, g भी कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस
m2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 कट जाएगा 2m1 m2 g बाई m1 प्लस m2, ये हो गया h। ठीक है, अब मतलब हमारा एक्सेलरेशन निकल गया, ये a एक्सेलरेशन इतना होगा और स्ट्रिंग में टेंशन इतना होगा, मास और ग्रेविटी के टर्म्स में हमने निकाल लिया। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमको क्या पता चलता है, बहुत ध्यान से देखें तो m2 माइनस m1 g, इसको हम लोग m2 माइनस m1 g बाई m1 प्लस m2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m2g माइनस m1g बाई m1 प्लस m2। m2g क्या है, इसका वेट है, फोर्स है, m1g इसका वेट है, फोर्स है, m2 माइनस m1 मतलब डिफरेंस ऑफ वेट, डिफरेंस ऑफ फोर्स या डिफरेंस ऑफ वेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इस सिस्टम में एक्सेलरेशन इज नथिंग बट जो डिफरेंस ऑफ फोर्स या नेट पुल बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन निकालने का सबसे आसान तरीका, ये फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है, ठीक, यही है, ये आप लोगों को सबको पता होगा। ठीक, ये हमारा पहला केस है जहां पे हम लोगों ने क्या किया है, एक्सेलरेशन निकाला है और टेंशन निकाला है, और एक्सेलरेशन को हम लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, नेट पुल बाय द टोटल मास। ठीक है, नेट पुल कैसे, m2 बड़ा है हमको पता है, तो m2 माइनस m1g मतलब नेट जो मास का डिफरेंस है या जितना वेट से वो बढ़ रहा है उतना ही फोर्स ना भाई, सिंपल है। देखो यहाँ पे m2g बढ़ रहा है कुछ फोर्स, यहाँ पे m1g बढ़ रहा है कुछ फोर्स नीचे की तरफ ही, और दोनों का डिफरेंस जो है वही ना उसको मूव करा रहा है, तो वो नेट पुल डिवाइडेड बाय टोटल मास, वो हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द पुली ब्लॉक सिस्टम में। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें अभी और भी चीजें हैं जो मेरे को बतानी है, मैं बोर्ड साफ करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ इसमें। ठीक ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है देखिए, इस सिस्टम में इस केस में मैं इसको रेफरेंस लेता हूं। ठीक, तो इस पोजीशन से यहां से A, अब मान लीजिए कि A इज ग्रेटर देन B, A ज्यादा भारी है। ठीक, तो क्या होगा, A नीचे आएगा, A मान लीजिए यहां से X नीचे आता है, इसके सेंटर पॉइंट से X नीचे आता है, मतलब A यहां पे आ गया अभी। ठीक, तो जितना ये नीचे आया B उतना ही इस सेंटर पॉइंट से ऊपर चला जाएगा, मतलब B अब X ऊपर चला जाएगा, B अब यहां पे आ गया, नहीं समझे, मतलब जितना ये नीचे आएगा उतना ये ऊपर जाएगा, इसी को कहते हैं कंस्ट्रेंट, यही कंस्ट्रेंट है, इसीलिए इसको कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट मतलब जितना ये नीचे आएगा इसको उतना ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल है। ठीक, और टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग अगर है तो स्ट्रिंग में थ्रू आउट टेंशन सेम रहेगा। ठीक, अब मतलब क्या है, अगर इसका डाउनवर्ड मोशन है, इसका अपवर्ड मोशन है, ठीक, इसके डाउनवर्ड को हम x1 लें, इसके को x2 लें, तो x1 इज इक्वल टू x2,
जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। वेक्टर साइन मैंने नहीं लगाया, अगर वेक्टर में देखेंगे तो माइनस में हो जाएगा, सिंपल है। बट हमको यहाँ पे पता है ऑब्वियसली एक नीचे है तो एक ऊपर है, तो मैग्नीट्यूड में ही बात करते हैं, ठीक है। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से नीचे आएगा उसी से ये ऊपर जाएगा, स्पीड से, वेलोसिटी कहना गलत होगा। उसी तरह एक्सेलरेशन भी दोनों का सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होंगी, ठीक। इसमें और कुछ नहीं है, ठीक, सिंपल है। जिस स्पीड से ऊपर आ रहा है उस स्पीड से नीचे जाएगा। आपको एक्सेलरेशन निकालने को कहा जाएगा तो आप कैसे निकालिएगा, सिंपल है। आपको अगर बोल दे कि इसमें एक एक्सेलरेशन निकालो तो सिंपल है, आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, क्या है, नेट पुल डिवाइडेड बाय टोटल मास, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m2 माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसका टेंशन निकालने को बोल दिया तो हमको पता है टेंशन क्या है, 2m1 m2g बाई m1 प्लस m2, ठीक। अब एक्सेलरेशन निकल गया तो वेलोसिटी भी निकल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाएगा, ठीक है। तो केस 1 जहां पे ये पुली फिक्स्ड है, ये ब्लॉक्स फिक्स्ड है, इससे रिलेटेड इक्वेशंस, कंडीशंस, कंस्ट्रेंट्स, सारा कुछ हमने आज क्लियर कर दिया, ठीक है।